हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ आइसोटोप। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने काइनेटिक स्टडी की लिमिटेशन को देख लिया था। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी क्यों करते हैं हम लोग, और उसके मैंने टोटल 6 बताए थे टाइप्स। कि सबसे पहले काइनेटिक स्टडी, जिसकी हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर ली है। अब हम लोग को सेकंड पार्ट देखना है उसका, दैट इज़ यूज ऑफ आइसोटोप। अब ये आइसोटोप का क्या यूज़ है, कैसे इस आइसोटोप की मदद से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो आई होप एवरीवन इज़ फैमिलियर विथ आइसोटोप। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप इज बेसिकली सेम चार्ज बट डिफरेंट मास नंबर। सेम चार्ज मीन सेम प्रोटोन बट डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर, है ना, डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, H11, H12, H13, है ना, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम, है ना। उसके बाद C612, C613, C614, है ना। ये सारे एग्जांपल आप बचपन में भी देख चुके हो। Cl1735, Cl1737, like this etc. There are many, but I hope you all are familiar with these three, right? So basically most of the chemical properties depend upon charge. Okay, you have to keep in mind what I told. Most of the chemical properties depend on charge. So isotope had same chemical properties. Okay, but most of the physical properties basically depend upon mass. Okay, so one of the physical property is like stability of bond towards the dissociation, right? So you have to keep in mind कि actually it is going to depend upon vibrational energy. Vibrational energy, right? So we all know that energy, E vibration, energy is equals to what? H nu. Let's suppose that you have a compound or a bond between A and B. So what is the frequency here? Frequency is nothing but a formula, that is 1 by 2 pi under root of K by mu, where mu is equals to reduced mass. Mu is equals to Ma into Mb divided by Ma plus Mb, where Ma and Mb, where Ma and Mb are reduced mass, है ना। And what about K? K is your bond constant. K is basically your bond constant, है ना। तो one thing which I want to tell that कि basically whenever you have a bond like A and B, okay, so 2 electron is there like this, right? But let's suppose that there is an isotope of B atom. Let's say I am saying B dash for example. Then the bond constant will remain same. That's what I want to say, that bond constant will not going to change if you will change the isotope. I mean like if you will replace by its isotope, then the bond constant remain constant basically, right? But reduced mass change, you have to keep in mind, reduced mass change, reduced mass changes. And when reduced mass changes, then it leads to change in which leads to change in vibrational energy, which leads to change in vibrational energy. And then stability of bond as well, stability of bond. तो मैंने क्या बोला अभी कि ए और बी के बीच में अगर कोई भी बॉन्ड है, नो डाउट, तो कुछ बॉन्ड कांस्टेंट होगा, जैसे कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। तो बॉन्ड कांस्टेंट अगर मान लीजिए कि इस बी का कोई एक आइसोटोप है, लेट्स से बी डैश, तो द थिंग इज दैट कि क्या अब बॉन्ड कांस्टेंट चेंज हो जाएगा? तो बॉन्ड कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। आइसोटोप के चेंज करने से, रिप्लेस करने से बॉन्ड कांस्टेंट में चेंज नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वी ऑल नो दैट कि क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो चार्ज पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो अब चार्ज तो सेम है आइसोटोप्स में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मास पे तो डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने बताया। तो अब यहाँ जब आप आइसोटोप से चेंज कर रहे हो, तो नो डाउट यहाँ तो आपने मास चेंज कर दिया ना, क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है, सेम चार्ज बट डिफरेंट मास, है ना। तो जब मास चेंज हो गया, तो मास जैसे ही चेंज हो गया, मतलब रिड्यूस्ड मास जो है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जिसके वजह से यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड में भी
आपको देखने को मिलेगा चेंजेस, है ना। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले सी एच बॉन्ड। अगर मैं सी एच बॉन्ड का बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी आप निकालिए म्यू सी एच, तो कैसे निकालोगे, तो 1/2 पाई, है ना, अंडर रूट ऑफ बॉन्ड कॉन्स्टेंट ऑफ सी एच डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सी एच, राइट। ये हो गया। अगर मैं सी डी बॉन्ड के लिए बोलता तो म्यू ऑफ सी डी कैसे निकालते, म्यू ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के ऑफ सी डी डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सी डी, है ना। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, राइट, किसी को भी मान लीजिए, मैं या सिंपली मैं बोल दूँ कि म्यू सी डी बाई म्यू सी एच को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 1/2 पाई और 1/2 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखो तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यू ऑफ सी एच डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सी डी, है ना। इन्वर्सली रिलेशन है, साफ साफ दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी और म्यू का कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। और के तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है सी एच का और सी डी का, जो कि मैंने पहले ही भी आपको बता चुका हूँ। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए, बहुत ही सिंपल है। ऊपर मैंने लिखा भी था म्यू कैसे निकाला जाता है, देखिए एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। तो यहाँ पे उसी चीज़ को अप्लाई कर दीजिए। म्यू सी एच के लिए क्या करोगे, कार्बन के लिए कितना मास 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाई 12 + 1 ओवर सी डी के लिए फिर से वही 12 इंटू, अब ड्यूटेरियम है तो 2 डिवाइडेड बाई 12 + 2 मीन्स 14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 12/13 इंटू 14/12 इंटू 2, 12 से 12 गना कैंसिल एंड ये 14 और 13 को भी अप्रॉक्सीमेटली आप काट दो तो अंडर रूट ऑफ 1/2, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या आएगा आपको, म्यू ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ सी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, राइट, विच इज नथिंग बट म्यू ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू 0.7071 टाइम्स म्यू ऑफ सी एच। अब इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है, इन जनरली तो आपने क्लास 12 में ही बोल देते हो कि सी डी बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सी डी बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे अब मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव कर दिया गया है कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है सी डी में, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सी डी बॉन्ड इज नियरली, आई हैव टू राइट डाउन हियर, इज नियरली, vibrational frequency of CD bond is nearly 30% lower than, is nearly 30% lower than CH bond, है ना। अब वाइब्रेशन जितना कम होगा ना, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड में जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा बॉन्ड उतनी ज़्यादा वीक होगी। तो बेसिकली आपने यहाँ पे देख लिया कि जो म्यू सी डी है, मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है सी डी बॉन्ड में, वो 30% कम है एज कम्पेयर टू योर सी एच बॉन्ड, राइट। दैट्स वाई यू कैन से दैट सो सी डी बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, सो सी डी बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। अब ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया, है ना। तो हायर लेवल पे केमिस्ट्री में बिल्कुल आप मैथ से जब आप देखोगे तो बहुत लॉजिकल रहेगा सारी चीज़ें। सही बच्चे बोलते हैं 11th-12th में नॉल की केमिस्ट्री जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला है, आई मीन नो डाउट, क्योंकि उस लेवल पे ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है ना समझ में, और वैसे भी ऑलरेडी आपके पास फिजिक्स और मैथ का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। तो द थिंग इज़ दैट कि सही समय पे सही चीज़ें ही बताई जाती है आपको, तो मैथमेटिकली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिल्कुल, तो सी डी बॉन्ड जो है वो आपका स्टेबल हो गया। सो सी डी बॉन्ड डज नॉट ब्रेक ईजिली, सो सी डी बॉन्ड डज नॉट ब्रेक ईजिली, तो सी डी बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। सो इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन अ मॉलिक्यूल, यू हैव टू कीप इन माइंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एटलीस्ट 7 times. You can this is again practically observed that if it is very important line, if hydrogen is replaced by deuterium, if hydrogen is replaced by deuterium in a molecule, then you have to keep in mind what, that rate of reaction, ROR में लिख रहा हूँ, rate of reaction decreases at least how many times, at least 7 times। ये important है, ठीक है। और अगर सी एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आर डी एस स्टेप में, बट देर विल बी नो अफेक्ट इज ऑब्जॉर्व इफ सी एच बॉन्ड डज नॉट ब्रेक इन आर डी एस स्टेप, दिस गिव्स बेसिकली द आइडिया अबाउट आर डी एस स्टेप, है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उठता है क्या,
कि इन आइसोटोपिक स्टडी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इन आइसोटोपिक स्टडी इट इज हाइड्रोजन that is replaced by deuterium, that is it is hydrogen that is replaced by deuterium. Why not C12 replaced by C13? Why not C12 replaced by C13? However, abundance of C13 is more than deuterium. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर जो है वो मैथमेटिकली प्रूफ करके दिया जा सकता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आइसोटोपिक स्टडी के दौरान ये देखा गया कि जो हम लोग हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम से, कार्बन 12 को कार्बन 13 से क्यों नहीं रिप्लेस करते हैं, जबकि कार्बन 13 की जो अवेलेबिलिटी है, एबंडेंस जो है हमारे इन्वायरमेंट में, वो ज़्यादा है कहीं ना कहीं ड्यूटेरियम से, है ना। मैं आपको एक और बात बता दूँ, हमारे इन्वायरमेंट में, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि जो ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मतलब जो प्रेजेंस है वो 0.015 है। इट मीन्स कि एवरी 1000 स्पीसीज में, स्पीसीज में जो ड्यूटेरियम है वो सिर्फ 1.5 है ना, सिर्फ कितना है, 1.5 है आउट ऑफ एवरी 1000 स्पीसीज। लेकिन अगर मैं वही कार्बन 13 की बात करूं तो उसकी होती है 1.1, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 1000 कार्बन के आइसोटोप्स में जो है वो C13 वाले आपको कितने मिलेंगे, 11 मिल जाएंगे, है ना। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने बताया, ताकि बस ये एक डेटा है जो कि मैं चाह रहा था कि आप इस डेटा को देख करके समझ में आएगा कि ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे कि एबंडेंस ऑफ C13 जो है ज़्यादा है ड्यूटेरियम से, तो यहाँ से वो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना का डिफरेंस है। अब देख रहे हो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कार्बन, जैसे मान लीजिए कि एक CH बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे कार्बन 12 है, यहाँ पे H1 है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, C12 को ऐसे लिख देते हैं और इस H को हम लोग हमेशा D से रिप्लेस करते हैं, है ना, ये वाला करते हैं। हम लोग ये वाला क्यों नहीं करते हैं कि इस कार्बन 12 को यहाँ पे 13 लिख दे और इस H को 1 को इसी तरीके से छोड़ दे। इस चीज़ को हम लोग क्यों नहीं करते हैं, सवाल ये है, ठीक है। तो इसको इसलिए नहीं करते हैं कि सबसे पहली बात ये कि जो आइसोटोपिक इफेक्ट होता है ना, वो एक रिलेटिव डिफरेंस है इन व्हाट, इन मास। तो चलिए आप निकाल करके देख लीजिए ना, यहाँ पे म्यू C13H1 डिवाइडेड बाई म्यू C12H1। जब आप इसको निकालोगे ना, तभी अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, क्या आया था, इन्वर्सली रिलेशन है, तो 12 वाला ऊपर आ जाएगा, म्यू C12H1 डिवाइडेड बाई म्यू C13H1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 12/13 इंटू 14/13। ये कितना आ जा रहा है आपका, 168 डिवाइडेड बाई 169। मीन्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आएगा 0.997, राइट। तो ये क्या, आप इस डेटा से आप क्या समझ रहे हो, बेसिकली म्यू C13H1 इंटू 0.997 इज इक्वल्स टू म्यू C12H1। मीन्स कि जब आप देख सकते हो ना, बहुत 0.997 मीन्स ऑलमोस्ट 1 है, मीन्स रिप्लेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। डिफरेंस इन रेट इज दैट मच स्मॉल सो दैट वी रिक्वायर अ मोर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस टू डिटेक्ट दिस। और जब इतना कम डिफरेंस होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और हमें बहुत महंगा डिवाइस भी खरीदना पड़ेगा इस चीज़ को करने के लिए। देख रहे हो ना आप, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब ये वैल्यू जो है नियरली इक्वल टू 1 ही है अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। इसीलिए हम लोग जो है ये नहीं करते हैं, क्या ये कार्बन 13 हम लोग नहीं यूज़ करते हैं एबंडेंस में होने के बावजूद भी, ठीक है। हम लोग ड्यूटेरियम ही प्रेफर करते हैं। तो आप लिख सकते हो डिफरेंस इन रेट विल बी दैट मच स्मॉल सो दैट वी रिक्वायर मैग्नीफाइड और मोर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस टू डिटेक्ट दिस वाइब्रेशन, जो कि उतना अपने पास बजट भी नहीं है और निर्मला सीतारमन जी देंगे भी नहीं, है ना।
तो ये है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ इस तरीके से आप मैथमेटिकली बता सकते हैं, है ना। चलिए, अब दूसरी क्वेश्चन एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आखिर ट्रीटियम जो होता है वो हेवियर होता है ड्यूटेरियम से, राइट। वी ऑल नो दैट, वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट। एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ट्रीटियम सॉरी, देन द डिफरेंस इन रेट विल बी 13 to 14 टाइम्स। अगर मैथमेटिकली, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ड्यूटेरियम से रिप्लेस क्यों करना है, ट्रीटियम से कर देते हैं, वहाँ और अच्छी वैल्यू आएगी, है ना। तो मतलब ऐसा देखा गया। चलो मैं इस क्वेश्चन को लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली ट्रीटियम इज मोर हेवियर, tritium is more heavier than deuterium, right? We all know that. And it is expected that if hydrogen is replaced by tritium, if hydrogen is replaced by tritium, then जो डिफरेंस इन रेट है, then difference in rate will be 13 to 14 times। 13 to कितना टाइम्स, 14 टाइम्स। बट वाई वी ऑलवेज ड्यूटेरियम, वाई वी ऑलवेज चूज और यूज ड्यूटेरियम फॉर रिप्लेसमेंट। ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम फॉर रिप्लेसमेंट, है ना। तो ये सुन लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो ट्रीटियम होता है, आपने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है। ये इतना ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है कि इसका जो हाफ लाइफ है, आप इस चीज़ को लिख लोगे, यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ट्रीटियम इज़ हाईली रेडियो एक्टिव, बिकॉज ट्रीटियम इज़ हाईली रेडियो एक्टिव and half life is 12.5 years. So nearly 99.9% of tritium, 99.9% of tritium already disintegrated in 125 years, after the formation of earth, after the formation of earth, है ना। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ट्रीटियम जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है। ये इतना ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव था कि इसका जो हाफ लाइफ जो डिटरमाइन किया गया वो है 12.5 ईयर, है ना। तो नियरली 99.9% जो ट्रीटियम है वो हमारे अर्थ के फॉर्मेशन होने के 125 साल बाद ही डिसइंटीग्रेट हो गया। मतलब आप समझ रहे हो ना, डिसइंटीग्रेट हो गया पूरी तरीके से। लेकिन अब देखिए ना, अर्थ का जो जन्म हुए जो है वो ऑलमोस्ट कितना बिलियंस हो गया ना समय, और कहाँ 125 साल की बात चल रही है जब नया अर्थ बना होगा। तो ट्रीटियम जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास नेचुरली अवेलेबल नहीं है। सो वट एवर ट्रीटियम इज प्रेजेंट नाउअडेज, दैट इज इन सिंथेटिक फॉर्म, सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो unnecessarily no need to do that much stunt, okay, go with deuterium. And yeah, so these are some questions which generally used to ask in exam. So thank you so much for this video, and in the next class we will in the next lecture we will see kinetic use of isotope and non-kinetic use of isotope, in which we are going to discuss primary kinetic isotope effect and secondary kinetic isotope effect, which is very important. Okay, bye.